अध्याय 7 खजाने और नई ताकतें। नीले स्पोर्ट्सवियर में 22 से 23 साल का एक हैंडसम युवक बाएं हाथ में धनुष और आधा खाली तीर का कोवर पीठ पर लटकाए जल्दी जल्दी पास आया। तो वही लड़का पहले वाला धनुषधारी है। अर्णव शर्मा ने मन ही मन सोचा। जब इस युवा धनुषधारी ने सिल्वर हेयर वाली महिला को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं और जैसे उसका बोझ हल्का हो गया हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अनुराधा, अच्छा लगा कि तुम सुरक्षित हो। अनुराधा? अर्णव ने पलकें झपकाईं और आखिरकार समझा कि यह महिला उसे क्यों परिचित लगी। अनुराधा गुप्ता, चौथे वर्ष की छात्रा और वर्तमान छात्र संघ की अध्यक्ष। वह न केवल पूरे कैंपस की सबसे सुंदर महिला थी, बल्कि ग्रेड्स में भी नंबर 1 थी। अर्णव को उसके बारे में थोड़ा पता था क्योंकि वह उसे कुछ बार मिल चुका था, जब छात्र संघ की अध्यक्ष के रूप में वह छात्रों की बैठकें आयोजित करती थी। लेकिन चूंकि वह अर्णव के लिए पहले महत्वपूर्ण नहीं थी, उसने बस उसे भुला दिया था। मैं भी खुश हूं कि तुम ठीक हो, रोहित। अनुराधा गुप्ता की ठंडी और असामान्य दृष्टि में बहुत बदलाव नहीं आया जब उसने युवा युवक को देखा। हालांकि अर्णव ने नोट किया कि उसके चेहरे पर नफरत या अरुचि की अजीब झलक बहुत हद तक कम हो गई थी। वैसे भी ज़ॉम्बी की समस्या हल हो चुकी थी। अर्णव ने इस समूह की बातचीत सुनने की बजाय चुपचाप अपने रास्ते पर चल दिया। रुको थोड़ी देर, छोटे भाई, अजय पांडे ने जल्दी चिल्लाया जब उसने उसे दूर जाते देखा। उसकी आवाज ने बाकी जोड़ी का ध्यान खींचा। अर्णव रुका और चुपचाप उसे देखने लगा, अगली बात का इंतजार करते हुए। तुम हमारे साथ रहो, क्या कहो? अजय ने पेशकश की। हम चारों की ताकत मिलाकर हम आसानी से इन राक्षसों को मार सकते हैं और बेहतर जीवन जी सकते हैं। अर्णव की आंखों में अजीब चमक थी। उसने बस घूमा और चलते हुए कैजुअली कहा, मैं बस उन दर्जन भर छात्रों और शिक्षकों को ढूंढने जा रहा हूं जिन्हें मैंने पहले बचाया था। मैंने यहाँ केवल इसलिए सफाई नहीं की कि बिना वजह यहाँ छोड़ दूं। अजय को हैरानी हुई। अनुराधा गुप्ता ने उसे ठंडे अंदाज में देखा और फिर वह भी अपनी राह चल दी। युवक धनुषधारी रोहित तुरंत उसका पीछा करने लगा और दोनों बातचीत करने लगे। 10 मिनट बाद अर्णव, अजय, अनुराधा और रोहित के नेतृत्व में बचाए गए सभी लोग लगभग 70 लोगों का बड़ा समूह बन गए। तूफान अभी भी जारी था और जल्दी रुकने का कोई संकेत नहीं था। बारिश की वजह से खून और धातु की गंध कुछ ही मिनटों में धुल गई। इससे अन्य जीवों के यहाँ आने का खतरा कम हो गया। लेकिन इसका नुकसान यह था कि सभी के कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। हालांकि फिलहाल उन्हें बस इस स्थिति में टिके रहना पड़ा। 5 मिनट की बहस के बाद जिम्नेजियम के अंदर छिपे लोग डर के बावजूद दरवाजे खोलने के लिए मजबूर हुए। हालांकि कोई भी दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अजय ने धमकी दी कि अगर नहीं खोला तो वह जबरदस्ती तोड़ देगा। इसलिए उन्हें इसे मानना पड़ा। अर्णव ने देखा कि लगभग 30 लोग जिम्नेजियम में छिपे थे। इन 30 लोगों में पुरुष, महिलाएं और कुछ शिक्षक शामिल थे। सभी ने उन्हें आशंका और शक भरी नजरों से देखा, लेकिन अर्णव ने इसे अनदेखा किया। उसने सभी से अलग होकर परिसर में चक्कर लगाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई छिपा हुआ खतरा न हो। दिल्ली विश्वविद्यालय का जिम्नेजियम वास्तव में विशाल था। हालांकि इसे जिम्नेजियम कहा जाता था, यह एक बड़ी इमारत थी जिसमें कई तरह की सुविधाएं थी। इसे में एक बड़ा इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट, स्पोर्ट्स उपकरण कक्ष और कैफेटेरिया था। इस बार अर्णव का लक्ष्य कैफेटेरिया था। बाम बाम, धातु का दरवाजा मजबूती से बंद था। अर्णव, जो समूह से अलग खड़ा था, अंदर से आ रही आवाज सुन सकता था। उसने हल्के से भौहें चढ़ाई और सोचा। कैफेटेरिया में कांच की खिड़कियां थीं, इसलिए कुछ कीड़े अंदर आ सकते थे, लेकिन बड़े जीव अंदर नहीं आ सकते थे क्योंकि खिड़कियों पर लोहे की सलाखें थीं। सिवाय इसके कि महान तीव्र मेंटिस जैसी ताकतवर या तेज हथियार वाले राक्षस आए, इसलिए यह आवाज सिर्फ ज़ॉम्बियों की हो सकती थी। अर्णव ने बाएं और दाएं देखा और सुनिश्चित किया कि कोई और वहां नहीं है। फिर उसने अपना बैकपैक खोला और पहले प्राप्त किए गए 2 गोले और स्क्रॉल निकाले। ये रंग वाली चीज कैसे काम करती है, अर्णव ने खुद से सोचा, यह भूलकर कि वहां एक और अस्तित्व था जो उसे सुन सकता था। यह इंद्रधनुष के रंग हैं, लिलिथ ने खूबसूरत मुस्कान के साथ बताया। अर्णव के प्रश्नपूर्ण रूप को देखकर उसने समझाया। निचले से उच्च स्तर तक खजाने इस प्रकार वर्गीकृत हैं। लाल गोला सामान्य खजाना, नारंगी गोला दुर्लभ खजाना, पीला गोला जादुई खजाना, हरा गोला महाकाव्य खजाना, सियान नीला दंतकथा खजाना, इंडिगो अर्धदेव खजाना, बैंगनी देव खजाना। अर्णव के होठों के कोने सिकुड़ गए और वह मुस्कुराते हुए शिकायत करने लगा, तुम्हें जादुई या महाकाव्य खजानों पर ही रोकना चाहिए था। अब यह लाल गोला देखते ही लगता है कि यह ज्यादा कीमती नहीं है। लगता है तुम कुछ गलत समझ रहे हो। लिलिथ मुस्कुराई और महत्वपूर्ण बात याद दिलाई। यहां तक कि लाल खजाना भी एक हाईटेक मशीन गन से ज्यादा मूल्यवान है। जब तुम किसी जीव को हराते हो तो उसकी आत्मा शक्ति तुम्हारे पास चली जाती है। यदि उस जीव की आत्मा शक्ति तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक है, तो सोल रिकॉर्ड उस शक्ति का अवशिष्ट हिस्सा खजानों के रूप में देता है। शत्रु का स्तर जितना अधिक होगा, उच्च गुणवत्ता वाले खजाने मिलने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। इसलिए वर्तमान स्तर पर तुम्हारे हाथ में लाल गोला भी ज्यादा कीमती है। अर्णव ने उसकी बात सुनकर राहत महसूस की। हालांकि और सवाल पूछने का मन था, उसने पहले अपना काम खत्म करने का निर्णय लिया। उसने लाल गोले को कसकर दबाया और वह टूट गया। एक नया खजाना अर्णव के सामने प्रकट हुआ।
वेलोसिटी बूट्स, सामान्य खजाना अत्यंत हल्के, पहनने में आसान और शरीर के अनुसार स्वतः अनुकूलित। पहनते ही एजिलिटी +10। अर्णव की आंखें चमक उठीं। सिर्फ सामान्य खजाना ही था, लेकिन इन बूट्स ने उसकी एजिलिटी +10 अंक बढ़ा दी थी। यह उसकी कुल फुर्ती का लगभग 1/5 हिस्सा था। उसने तुरंत बूट्स पहन लिए और शरीर पहले से बहुत हल्का महसूस हुआ। अब 64 एजिलिटी अंकों के साथ अर्णव सामान्य व्यक्ति से 6 गुना तेज था। छिपी हुई उत्सुकता को दबाते हुए उसने नारंगी गोले के साथ भी वही किया। फुल कोट, दुर्लभ खजाना, कमर से घुटनों तक का जैकेट, हल्की शॉटगन से लेकर 9 mm गोलियों तक रोक सकता है। पहनते ही सभी एट्रीब्यूट्स +5। अर्णव ने जैकेट हाथ में लिया और आकाश में धन्यवाद देने को मन किया। इस खजाने से अब वह कई प्रकार की गोलियों और घातक हमलों से सुरक्षित था। यह ज़ॉम्बियों के खरोंच से भी सुरक्षित रखता था। उसने भीगा हुआ जैकेट उतारा और फुल कोट पहन लिया। फिर से उसके गुण बढ़ गए, जिससे अर्णव बेहद खुश हुआ। यह खजाना बहुत अच्छा है, दुर्लभ खजानों में श्रेष्ठ, ठीक तुम्हारी एक्सोनियन स्वॉर्ड की तरह। बधाई। लिलिथ खुशी से मुस्कुराई। अर्णव आश्चर्यचकित हुआ कि वह वास्तव में उसकी खुशी में शामिल दिख रही थी। लिलिथ, तुम मुझसे इतनी अच्छी क्यों हो? उसने थोड़ी शक के साथ पूछा। लिलिथ ने होंठ कुतरते हुए लंबी पलकों से पलक झपकाई और धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था, मैं तुम्हें अपना चाहती हूँ। अर्णव ने आंखें घुमाई और सवाल करना छोड़ दिया। हालांकि वह बदसूरत नहीं था, फिर भी दुनिया की सबसे सुंदर महिला का दिल पहली नजर में जीतना मुश्किल था। बिना विलंब किए और किसी और के आने का डर रखते हुए अर्णव ने अपना ध्यान शेष स्क्रॉल पर केंद्रित किया। स्पेशल फोर्सेस सोल्जर, अनरैंक्ड पैसिव स्किल, लेवल 5। इस कौशल को सीखकर तुम स्वचालित रूप से स्पेशल फोर्स सैनिकों के समान लड़ाई का अनुभव प्राप्त करोगे। साथ ही तुम्हारी आग्नेयास्त्रों की समझ और नियंत्रण में वृद्धि होगी। अध्याय 8, विशेष बल का कौशल और कैफेटेरिया का सहार। स्पेशल फोर्सेस सोल्जर। अर्णव शर्मा की आंखें कौशल का नाम देखते ही चमक उठीं। जब उसने स्क्रॉल पर उपलब्ध संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट जानकारी देखी, उसकी दृष्टि और भी उज्ज्वल हो गई। वर्तमान में अर्णव किसी भी सामान्य मानव की तुलना में कई गुना शक्तिशाली था। एक्सोनियन स्वॉर्ड और अभी अभी प्राप्त फुल कोट की मदद से उसकी ताकत 55 अंक तक पहुंच गई थी। एजिलिटी 69 अंक तक बढ़ चुकी थी और बाकी सभी स्टैट्स भी सामान्य व्यक्ति से कम 2 गुना थे। हालांकि अपनी वर्तमान स्टैट्स, खजाने और ब्लड मैनिपुलेशन कौशल की वजह से वह अपने दुश्मनों पर हावी हो सकता था। लेकिन अर्णव अच्छी तरह जानता था कि यदि वह किसी ऐसे दुश्मन का सामना करे जिसके पास असली लड़ाकू अनुभव हो, तो शायद वह स्वयं ही मौत के मुंह में जाएगा। इस समय अर्णव को सबसे अधिक कमी थी लड़ाई का अनुभव, विभिन्न मार्शल आर्ट्स का नियंत्रण और हथियारों का प्रवीणता। लेकिन स्क्रॉल की मदद से यह समस्या तुरंत हल हो सकती थी। बस उसे इसकी इच्छा करनी थी और वह तुरंत एक अनुभवी विशेष बल सैनिक की तरह अनुभव प्राप्त कर सकता था। फिर भी अर्णव हिचकिचाया। अनक्लासिफाइड स्किल, उसने धीरे धीरे खुद से कहा। हालांकि वह स्किल्स और उनके रैंक के स्तरों को पूरी तरह नहीं समझता था, लेकिन अर्णव, जिसने फर्स्ट ऑर्डर स्किल प्राप्त किया था, महसूस कर रहा था कि यह स्पेशल फोर्सेस सोल्जर स्किल लंबी अवधि में उतनी प्रभावी नहीं लगती। उसकी सोच और आगे बढ़ने से पहले लिलिथ ने अपने मधुर मुस्कान के साथ बीच में बोल दिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, लंबी अवधि में यह स्किल उतनी बेहतरीन नहीं लग सकती, लेकिन यह पैसिव स्किल है। यह सुनकर अर्णव की आंखों में चमक और बढ़ गई। शब्द पैसिव में ही इस मामले की कुंजी थी। इतने खतरों का सामना करने के बाद भी अर्णव ने याद रखा कि जब उसने अपना ब्लड मैनिपुलेशन सीखने का निर्णय लिया था, तो उसे चेतावनी दी गई थी। उस चेतावनी का मतलब था कि वह केवल 4 और बाहरी कौशल सीख सकता है। एक्सटर्नल एक्टिव स्किल्स वो कौशल हैं जिन्हें काम करने के लिए मना की गति चाहिए और जो तुमने अपने जीवन में स्वयं नहीं सीखे, लिलिथ ने धैर्यपूर्वक समझाया। पहले तुम बस सामान्य मानव थे और बिना किसी प्रशिक्षण के फिर भी कुछ सेकंड में डरावना कौशल सीखने में सक्षम थे। अर्णव ने कोई शब्द चुकने की हिम्मत नहीं की और पूरी तन्मयता से उसकी ओर देखा। लिलिथ ने आगे कहा, शायद अभी ठीक है, लेकिन यदि तुम बहुत सारे एक्सटर्नल एक्टिव स्किल्स सीखोगे तो लंबे समय में तुम्हारा मस्तिष्क सारी जानकारी के बोझ से ओवरलोड हो जाएगा और शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए तुम पहले केवल 5 एक्टिव स्किल्स सीख सकते हो। जब समय मिलेगा मैं और विस्तार से समझाऊंगी। लेकिन पैसिव स्किल्स, जिन्हें तुम स्किल स्क्रॉल से सीख सकते हो, वह अनंत है। बस यही अर्णव को सुनना था। वह लिलिथ की ओर दुर्लभ मुस्कान के साथ देखा और धीरे धीरे बोला, तुम सच में मेरी किस्मत की दानव हो, लिलिथ। बिना जवाब का इंतजार किए और उसकी प्रतिक्रिया देखे बिना उसने अपनी आंखें बंद की और स्क्रॉल की सामग्री सीखने की इच्छा की। स्क्रॉल उसके हाथ में अनगिनत प्रकाश कणों में बदल गया और उसके शरीर में प्रवाहित होने लगे। उसकी आत्मा की गहराई में ब्रॉन्ज रंग का एक रून प्रकट हुआ जिसमें अनगिनत उत्कीर्ण थे। अर्णव को तुरंत अपने मस्तिष्क में हल्की झुनझुनी महसूस हुई, जो दर्दनाक नहीं बल्कि असहज थी। आत्मरक्षा की मार्शल आर्ट्स, परिस्थितियों के अनुसार दुश्मन को सबसे कम समय में मारने के लिए युद्ध कौशल, ब्लेडेड हथियारों पर नियंत्रण, आग्नेयास्त्रों के बारे में ज्ञान और उनका सही उपयोग। इतनी जानकारी उसके मस्तिष्क में बह गई कि कुछ सेकंडों के लिए उसका दिमाग खाली हो गया। उसने अविश्वास के साथ अपने हाथों की ओर देखा और खुद से कहा, यही तो वे श्रेष्ठ सैनिक थे जो दुनिया बदलने से पहले ताकतवर थे। इस समय केवल अर्णव ही जानता था कि उसकी ताकत कितनी भयानक हो गई थी। उसकी स्टैट्स बिल्कुल नहीं बदली थी,
लेकिन वह आत्मविश्वास से कह सकता था कि यदि वह फिर से महान तीव्र मेंटिस से मिले तो उसे 3 सेकंड से कम समय में समाप्त कर सकता था, बिना ब्लड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किए। दरअसल अर्णव ने यह भी नहीं जाना कि उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। उसकी आंखें अब तेज और तीखी थी, जैसे कोई धारित तलवार जो अपनी घातकता दिखाने के लिए तैयार हो। खैर, तुमने अपने विश्व के सर्वोत्तम विशेष बल सैनिकों का अनुभव प्राप्त कर लिया है, इसलिए यह समझ में आता है कि तुम्हारी ताकत इतनी बढ़ी। लिलिथ मुस्कुराई। मानव मानकों में तुम पहले ही शक्तिशाली थे, लेकिन तुम्हारा लड़ाई का अनुभव बहुत कम था। अब तुम खुद को शायद ही शुरुआती कह सकते हो। अर्णव ने शक की दृष्टि से उसे देखा। शुरुआती? उसने सोचा, ऐसा नहीं था। लिलिथ ने मुस्कान के साथ धीरे कहा, तुम्हारे विश्व में तुम खुद को मानवों में एक एलीट मान सकते हो, लेकिन वह केवल तुम्हारे विश्व तक सीमित है। अनगिनत अन्य विश्व हैं, अनगिनत अन्य योद्धा और अलग अलग संस्कृतियां। मेरी दृष्टि में तुम बस एक बच्चा हो जो अभी चलना सीख रहा है। अंततः अर्णव ने दोनों हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया। अभिमान और घमंड अच्छा था, लेकिन लिलिथ सही थी। वह अब सिर्फ अपने पहले कदम उठा रहा था। अत्यधिक घमंड या आत्मविश्वास उसे मार सकता था, और उसकी मृत्यु का कोई इरादा नहीं था। लिलिथ ने भी देखा कि अर्णव जमीन पर वापस लौट आया है और मुस्कुराई। अगर वह किसी छोटी चीज से बहुत गर्व करता तो यह उसके लिए बहुत निराशाजनक होता। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। अर्णव ने सामने धातु के दरवाजे की ओर देखा। अंदर से जंगली आवाजें सुनाई दे रही थी। राक्षस दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगर फिर बहुत गंदा हो गया तो बाद में साफ करना हेडेक होगा, अर्णव ने कैजुअल कहा और बिना हिचकिचाए दरवाजा खोला। तुरंत, जैसे जंगली जानवरों को मुक्त कर दिया गया हो, ज़ॉम्बी कैफेटेरिया से बाहर आए। उनके हाथ अपने लक्ष्य को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उनका खूनरंजित चेहरा अत्यंत भयानक दिख रहा था। अर्णव ने अपनी तलवार भी नहीं निकाली। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और सीधे पहले ज़ॉम्बी के गले पर पैर मारा। हड्डियां टूटने की आवाज डरावनी थी और कोई भी इसे सुनकर हैरान रह गया। ज़ॉम्बी कई मीटर दूर जा गिरा, पीछे के ज़ॉम्बियों से टकराया और जमीन पर गिरते ही हिलना बंद कर दिया। ज़ॉम्बी अभी भी जीवित था क्योंकि मस्तिष्क ठीक था, लेकिन अर्णव के पैर ने उसके जबड़े और रीढ़ की ऊपरी हड्डियों को नष्ट कर दिया। इसलिए भले ही मस्तिष्क काम कर रहा था, वह अब काट या चल नहीं सकता था। अगर फर्क था तो यह था, अब खून पानी की तरह बह नहीं रहा था। कुल मिलाकर कैफेटेरिया में 15 से अधिक ज़ॉम्बी थे। लगभग 70 एजिलिटी अंकों के साथ अर्णव का शरीर लगातार चमकता रहा, ज़ॉम्बियों के बीच आ जा रहा था। हड्डियां टूटने की आवाज और ज़ॉम्बियों के गिरने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। कभी वह मुक्कों का इस्तेमाल करता, कभी हथेलियों या हाथ के किनारों का, कभी पैरों, घुटनों या कोहनी का। अर्णव का पूरा शरीर एक मजबूत, तेज और घातक हथियार बन गया था। 10 सेकंड से भी कम समय में सभी 15 ज़ॉम्बी जमीन पर पड़े, जीवित, पर कोई फर्क नहीं मृतों से। कुछ के चारों अंग टूट गए, कुछ का जबड़ा और रीढ़ टूटी, कुछ के सिर असंभव कोण में मुड़े। अर्णव का चेहरा स्थिर रहा। ब्लड मैनिपुलेशन और मानवता के सबसे मजबूत योद्धाओं के अनुभव के साथ उसके दिल को यह दृश्य झकझोर नहीं सका। हालांकि हड्डियों के टूटने की आवाज और शरीर के टकराने की आवाज ने अन्य लोगों का ध्यान खींचा। अनुराधा गुप्ता, रोहित और अजय पांडे कैफेटेरिया के बाहर प्रकट हुए। वे निश्चित रूप से यह देखने आए थे कि क्या हो रहा है। रोहित, जो धनुष थामे हुए था और किसी भी समय तीर छोड़ने को तैयार था, जमीन पर पड़े शवों की दुर्दशा देखकर अपनी सांस रोक लिया। सामान्यतः जंगली और मजबूत अजय पांडे का चेहरा भी बदल गया। उसने अर्णव को कंकालों के बीच खड़ा देखा और बुदबुदाया, क्या वह अभी भी इंसान है या नहीं? दूसरी ओर अनुराधा गुप्ता का सुंदर लेकिन ठंडा चेहरा हल्का सिकुड़ गया। उसकी ठंडी दृष्टि अर्णव और ज़ॉम्बियों के बीच चली। उसने देखा कि उनके शरीर की हालत भयानक थी, पर खून बहा नहीं था और सिर लगभग